हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अभिषेक शर्मा में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम करा रहे थे। इसमें हमने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना, इसके अलावा उसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये तीनों बातें हमने आपको बता दी थी। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए थे। तो मेरे बच्चों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें और बतानी थी मुझे आप लोगों को। मेरे बच्चों, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जो भी मैं करा रहा हूँ उसे लिखते जरूर चलिए। ये नहीं कि यूट्यूब पर वीडियो मिल रही है आपको, आप बस उसे एंटरटेनमेंट की तरह आप नोट कर नहीं रहे हैं और बस सुन रहे हैं बस आप। तो ध्यान रखिए, सारी चीजों को आपको नोट जरूर करना है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने एफ साइलेंट नोट तक नोट कर लिया होगा कंप्लीट। और अगर नहीं किया है तो पहले आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिए, मैंने कितना करा दिया है और कितना हम चल रहे हैं टॉपिक पर। पीछे की वीडियो को भी देखते हुए चलें। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे की वीडियो को भी देखते हुए चलें। सो प्लीज आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। आगे हमारा अगला टॉपिक आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस जिसके दो पोल होते हैं बच्चों। डाइपोल मतलब दो पोल वाला डिवाइस, यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यानी ये एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जिसके दो ध्रुव होते हैं। बात क्लियर है? इसकी डेफिनेशन सुनिए बच्चों। देखिए, मेरे मार्कर की तरफ फोकस कीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये सेम एक मार्कर की तरह ही समझिए आप इसे। इसमें जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। बाय द वे, अगर इधर 5 कूलम का चार्ज है तो इधर भी 5 कूलम का ही चार्ज होगा। बट फर्क क्या होगा, ये अपोजिट सिंबल के चार्जेस होंगे। यानी कि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, और अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। कहने का मतलब मेरा सीधी सी भाषा में यह है बच्चों कि ये एक ऐसा समायोजन होता है, यह एक ऐसा समायोजन होता है जिस पर दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। और ये दोनों ही आवेश बच्चों कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ये दोनों ही आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। मैं बोर्ड पर डायग्राम बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पर जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। इधर Q है तो इधर भी Q, बट शर्त इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट सिंबल के चार्जेस होंगे। और ये दोनों ही चार्ज बच्चों कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। वो डिस्टेंस होता है बच्चों 2n। कितना होता है? 2n, जिसे हम अल्प दूरी या कुछ दूरी बोल देते हैं। डेफिनेशंस क्या होगी इसकी बच्चों, सुनिए ध्यान से। ऐसा समायोजन जिस पर दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। एक बार फिर सुनिए। ऐसा समायोजन जिस पर दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ये डायग्राम बना लेंगे आप इसका। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल, हेडिंग से पहले कुछ एग्जांपल समझ लीजिए इसके। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल HCl। HCl को जब हम तोड़ेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं ये H आयन प्लस Cl आयन में टूटता है। तो ये H क्या है? पॉजिटिव, Cl क्या है? नेगेटिव। तो अपोजिट चार्ज है बट सेम। ठीक है बेटा, अपोजिट चार्ज है। जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। इधर भी एक चार्ज है, इधर भी एक चार्ज है, बट फर्क क्या है कि यहाँ धनावेश है या ऋणावेश है, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। तो HCl इसका एग्जांपल है। इसके अलावा आप एक और देख सकते हैं H2O। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा मेरे बच्चों H आयन प्लस OH आयन। तो इस पे भी सेम चीज है। इसका अगर आप संरचना अगर आप इसकी देखेंगे, इसकी संरचना जब आप देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से आएगी। O, यहाँ पर H और यहाँ H। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे एग्जांपल आपके किसके हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के। नेक्स्ट हेडिंग पर हम सभी लोग आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है
ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिवाइस हो गया, बट ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डेफिनेशन डिफाइन की जा रही है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सुनिएगा मेरे बच्चों। कोई भी आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, हमने इसका कोई एक पर्टिकुलर चार्ज लिया, कोई भी एक, चाहिए वाला चार्ज ले लो, चाहिए वाला, भाई है तो वैल्यू तो इनकी बराबर है, मैग्नीट्यूड तो इनकी बराबर है, बस सिंबल ही तो अलग अलग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल है। तो हमने कोई भी इन दोनों में से एक चार्ज ले लिया Q, और इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2L। कितना है बच्चों, 2L। यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होगा मेरे बच्चों, इस गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, P से, और P बराबर हो जाएगा Q into 2L। डेफिनेशन क्या बताई बच्चों, एक बार फिर सुनिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, चाहिए वाला ले लीजिए, चाहिए वाला ले लीजिए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड्स में, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, P is equal to Q into 2 है। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं मेरे बच्चों इसकी हम किस पर, यूनिट्स पर, यानी कि इसके मात्रक पर। इसका जो मात्रक होता है आप देख सकते हैं, आवेश यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों, कूलम, और 2L जो है लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, यानी कूलम मीटर। अब आती है इसकी डायमेंशन यानी कि विमा, शॉर्टकट में हम इसे लिख सकते हैं क्या, C-M, यानी कूलम मीटर। अब आती है इसकी डायमेंशन यानी कि विमा। डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन मैं बता चुका हूं पहले भी, कितनी होती है, 80, और लेंथ की डायमेंशन 2L, भाई है तो लेंथ ही ना, 2L है क्या, लेंथ, तो इसकी क्या होगी, L। तो टोटल जब मिला के लिखेंगे तो क्या होती है, LTA। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई होगी। अब आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा बच्चों, उस क्वेश्चन को सुनिए कि सर चार्ज आपने क्यों लिया, ठीक है, बट इनके बीच का डिस्टेंस 2L ही क्यों लिया, हम L भी तो ले सकते थे, हम X भी ले सकते थे। तो बच्चों बिल्कुल यू आर राइट, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम X भी ले सकते हैं, हम L भी ले सकते हैं, हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नंबर को हम चूज कर सकते हैं, बट 2L ही लेने का बस एक सिंपल सा कारण ये है कि अभी आने वाले टाइम में जो इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशंस आएंगे, अब उन डेरिवेशंस में 2L जब हम लेंथ लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है बच्चों, इसलिए हम यहाँ 2L लेते हैं। बाकी विदाउट और कोई इसका रीजन नहीं है, लेने को हम कुछ भी ले सकते हैं, वो बीच का डिस्टेंस हम कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है मेरे बच्चों, देखिए इसकी मैं दो डेफिनेशंस बताऊंगा और जो आपको अच्छी लगे उसे आप क्लियर करिएगा। वैद्युत क्षेत्र एक नॉर्मल डेफिनेशन, देखिए आपने कभी भी सोचा होगा कोई भी तार है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, उस फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि कोई मैग्नेट्स है, उस मैग्नेट्स के चारों तरफ आपने देखा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है नेचुरली। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई भी आयरन पार्ट को रख दें तो वो आयरन पार्ट क्या होगा, उस मैग्नेट से तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही होता है बच्चों। बट अगर वो मैग्नेट फील्ड के अंदर ना आकर वो आयरन पार्ट मैग्नेट फील्ड के बाहर हो तो वो शायद कनेक्ट नहीं होगा। मेरी बात आप अच्छे समझ रहे होंगे। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब है कि कंडक्टर में जब वो करंट फ्लो होगा, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कोई भी अदर कंडक्टर इस फील्ड के अंदर आएगा तो वो दूसरे कंडक्टर से क्या होगा मेरे बच्चों, चिपक जाएगा, यानी कनेक्ट हो जाएगा और उससे बिजली का झटका लग जाएगा। ये तो थी एक प्रैक्टिकली डेफिनेशन। अब प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होती है, लैंग्वेज जो आप लिखनी चाहिए आपको एग्जाम टाइम के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए मेरे बच्चों। ये जो फील्ड होता है ये रियल नहीं होता, ये एक इमेजिनरी फील्ड होता है जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। इसे हम काल्पनिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, काल्पनिक क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, तो इसका केवल हमें एक आभास होता है। तो सुनिए मेरे बच्चों, ये वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रख देने पर, वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रख देने पर वह एक बल का अनुभव करने लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
मेरी बात समझिए, ये बिल्कुल एक टेक्निकल डेफिनेशंस है और आपको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा सिलेबस में भी आपकी यही लिखी जाएगी। क्या? सुनिए दोबारा, वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रख देने पर, जिसमें किसी आवेश को रख देने पर वह एक बल का अनुभव करने लगता है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इसी में ही एक आगे आती है इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, छोटी सी मैंने भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया कि वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रख देने पर वह बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो बच्चों, इंटेंसिटी का मतलब है प्रभाव। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह के टाइम सूरज निकला और एक दोपहर के टाइम सूरज निकला, दोनों में फर्क क्या होगा बच्चों कि सुबह के टाइम जो हमें प्रकाश मिलेगा, जो धूप मिलेगी, उसकी तीव्रता क्या होगी? कम, उसका प्रभाव क्या होगा? कम। बट दोपहर में धूप की जो प्रभाव होगा, जो उसकी तीव्रता होगी, वो क्या होगी? ज्यादा। यानी कि सूरज की जो तीव्रता है वो दोपहर में ज्यादा होगी कंपेयर देन सुबह और शाम के। मेरी बात समझ रहे हो भैया? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब है प्रभाव। अगर प्रभाव ज्यादा होगा तो तीव्रता ज्यादा होगी, प्रभाव अगर कम होगा तो तीव्रता कम होगी। अभी मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं तेज बोलूंगा तो मेरी तीव्रता ज्यादा होगी, अगर मैं धीमे बोलूंगा तो मेरी तीव्रता कम होगी। सेम इसी तरीके का इसका हिसाब है कि अगर आवेश को हमने क्षेत्र में रखा, मतलब किसी भी क्षेत्र में हमने आवेश को रखा, अगर उस आवेश पर बल ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, और फोर्स कम अप्लाई हो रहा है तो इंटेंसिटी उसकी कम है। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि कोई भी पर्टिकुलर चार्ज पर अप्लाइड जो फोर्स होगा, पर्टिकुलर चार्ज यानी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा, अगर वो फोर्स ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और अगर फोर्स कम अप्लाई होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। इसे मेरे बच्चों E से रिप्रेजेंट करते हैं, और E इक्वल टू होता है F/Q। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लीजिए जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो सुनिए क्या होगी मेरे बच्चों, किसी एकांक आवेश पर, एकांक मतलब यूनिट चार्ज पर, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। E इक्वल टू F/Q। यूनिट जो होगी इसकी बच्चों, यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, इसकी जो डायमेंशन होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2, और चार्ज की डायमेंशन होती है बच्चों at। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, mL/t जब ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो -3, और a नेगेटिव हो जाएगा a-1। कहने का मतलब है इसकी डायमेंशन आ जाएगी mL/t-3 a-1। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, mL/t-3 a-1। तो उम्मीद करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है या कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बोल सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कितना है। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। अब इस पर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं जो हम कराएंगे। अब आज से बच्चों हम डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देंगे आप लोगों को। ये तो बेसिक चीजें चल रही थी सारी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक फॉर्मूला आता है कि वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई पर्टिकुलर चार्ज है उसके कारण में क्या निकाला है, वैद्युत क्षेत्र। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पर्टिकुलर चार्ज। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक डेरिवेशन है, सिंपल सा बेसिक डेरिवेशन है जो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए बच्चों।
इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, वो मैं अभी आपको ड्राइव करके बताता हूँ। पर ड्राइव करने से पहले मेरी वो पुरानी बात जरूर याद रखिएगा, एक एक चीज को नोट जरूर करिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए तो ही कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा, बेकार है जाएगी सारी मेहनत। मेरी बात समझिए, एक एक चीज को नोट करते चलिए जितना मैं करा रहा हूँ, प्रॉपर नोट सुनाइए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप डेरिवेशंस की हेडिंग में ही देख सकते हैं। बिंदु आवेश, बिंदु का मतलब पर्टिकुलर चार्ज, कोई पर्टिकुलर चार्ज है मेरे बच्चों यहाँ पर, पर्टिकुलर चार्ज यानी कि Q, ये पर्टिकुलर चार्ज है Q। इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डेरिवेशन ड्राइव करना है हमको, सिंपल सी बात है। सारी चीजों को खोल के दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि डेरिवेशंस में ही आप देख सकते हैं जो हेडिंग लिखवाई है वो लिख रहा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने वही चीज मेजर की है बच्चों, क्या कि माना कोई बिंदु आवेश Q है, माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब होता क्या है बच्चों, जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो हमें कंसीडर करना पड़ता है कोई इमेजिनरी चार्ज यानी कि एक्सपेरिमेंट चार्ज, जिसे हम काल्पनिक आवेश या फिर हम उसे काल्पनिक आवेश भी बोल सकते हैं या एक्सपेरिमेंट चार्ज भी हम इसे बोल सकते हैं मेरे बच्चों। काल्पनिक चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रियलिटी में नहीं होता, इसे केवल एक इमेज होती है, ये इसी के कारण बस लिया जाता है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी भाषा में से बच्चों हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम किससे? Q नॉट से। किससे? Q नॉट से। क्योंकि जब मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को बताया था तो उसमें ये जो चार्ज होता है, जो क्षेत्र में रखा जाता है, फील्ड में जो रखा जाता है, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है, इमेजिनरी, जो हो भी सकता है और रियलिटी में हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेट कर लेते हैं हम लोग। तो दोबारा सुन लीजिए, माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ये लैंग्वेज लिखेंगे, फिर नई लाइन लिखेंगे। यदि इसके लिए कोई परीक्षण आवेश Q नॉट लिया गया हो तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो बच्चों कूलाम के नियम से क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम मैंने लास्ट कराया था आप सभी लोगों को, कूलाम्स लॉ। क्या था फॉर्मूला बच्चों? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो बच्चों Q1 की जगह पे तो हो जाएगा यहाँ पर Q, और Q2 की जगह पे हो जाएगा बच्चों Q नॉट, और अपॉन में क्या आएगा? r²। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने कूलाम्स लॉ लिया क्यों? आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर आपने कूलाम्स लॉ ही क्यों लिया, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ कूलाम्स लॉ है? तो बच्चों हमें निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E = F/Q। यानी कि जब तक हमारे पास F नहीं होगा तब तक हम E की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने F निकाला। F यानी कि फोर्स, और दो चार्जेस के बीच फोर्स अप्लाई करने का इकलौता सूत्र केवल कूलाम ने ही अभी फिलहाल दिया था। कितना? कूलाम्स लॉ में F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q × Q0/r²। अब यहाँ पे लिखेंगे देन वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, या देन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखा है आपको, कितना होता है? E = F/Q। E = F/Q, बट यहाँ Q की जगह पे यहाँ क्या लेंगे बच्चों? एक्सपेरिमेंट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, क्योंकि यहाँ लेट किया गया है F/Q नॉट। अब पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि F की वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे। यहाँ पे हम, मैं इधर वाला हिस्सा रफ कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? F का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रखने पर, जैसे ही हम यहाँ पर F की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो E = F की जगह पे आएगा बच्चों कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q × Q0/r², और अपॉन में भी क्या आएगा बच्चों? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, देन E = 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड Q/r²। दैट्स क्लियर। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।
बात क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करूंगा ये पूरा डेरिवेशन आप सभी के समझ में आ गया होगा। बेहद ही सिंपल और आसान डेरिवेशन है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इस डेरिवेशन को बताने के बाद उसके बाद मैं अब आगे की एक बात और बताना चाह रहा था बच्चों, इंपॉर्टेंट। आप इसमें देख सकते हैं कि E और Q ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्योंकि आमने सामने, और E और R ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की ऊपर नीचे है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब है कि डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस चार्ज और इस पॉइंट P के बीच डिस्टेंस यानी कि पॉइंट P जितना ज्यादा नजदीक होगा इस चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो दूसरा कंडक्टर यानी कि जो अदर कंडक्टर है वो इस वाले कंडक्टर के जितने ज्यादा पास में होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और वो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो इस बात को अगर आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, नोटेड पॉइंट डालकर क्या कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्मूला बना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम आगे चलेंगे। आप सभी लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको आगे की वीडियो मेरी नहीं मिल पाएंगी, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या किसी भी तरीके के सुझाव को देने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों।